नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। पत्नी प्रियंका की जीत पर खुशी से नाचे रॉबर्ट वाड्रा, बताया कि वो कब लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र के चुनाव रिजल्ट पर संजय राउत ने उठाया सवाल, कहा शिंदे के सभी प्रत्याशी कैसे जीत सकते हैं। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बीच बीजेपी में हलचल तेज, फडणवीस बनेंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दिया बड़ा बयान, का राहुल गांधी से बेहतर नेता अभिषेक बनर्जी। यूपी उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया, कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ के काटे जाएंगे 1.12 लाख पेड़, योगी सरकार ने एनजीटी को बता दिया प्लान। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वन मंत्री हार गए चुनाव, अब ईवीएम पर उठा रहे हैं सवाल, रिकाउंटिंग की कर रहे हैं मांग। अब समाचार विस्तार से। वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा भारी मतों से जीत गए। उनकी जीत पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी खुशी से नाच रहे हैं। उनकी जीत का पूरा श्रेय प्रियंका गांधी की मेहनत को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को संसद में होना चाहिए ताकि वो लोगों की समस्याओं को संसद में उठा सके। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि जीत पर वो वायनाड की जनता से बहुत खुश हैं और बहुत आभारी हैं। देखिए, मैं जनता की प्यार देख सकते हैं मेरे आगे पीछे और सब जगह, और मैं जनता की सेवा करता रहता हूं। मुझे अभी तो लग नहीं रहा है कि मुझे अभी संसद में होने की जरूरत है। लोगों के साथ मैं हर कोने, देश के हर कोने तक पहुंचता हूं। अभी प्रियंका संसद में आने की तैयारी करेंगे, तो उसके बाद मेरा भी समय आएगा, जब भी आएगा देखेंगे, पर जब जनता चाहेगी वही आगे होगा। महाराष्ट्र के मानखोर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत के बाद सपा नेता अबू आजमी ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं और जीत 35,000 वोटों के अंतर से होती, लेकिन वोट काटने के लिए बहुत सारी अफवाहें और कहानियां फैलाई गई हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को खारिज कर दिया। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं जनता को धन्यवाद देता हूँ। नहीं, बहुत खुशी है। ये जीत तो 35,000 की होती, लेकिन चारों तरफ से घेराव किया लोगों ने, सिर्फ वोट काटने के लिए। 22 लोग लड़ रहे थे इलेक्शन। एक गलत तरीके से अफवाह फैलाई गई, एक नया तरीके से एक नैरेटिव फैलाया गया कि नशा हमारे एरिया में बहुत है, क्राइम बहुत है। लोगों ने बुलाया नवाब मलिक को। नवाब मलिक कह रहे मुझे बुलाया गया, मैं तो खुद से नहीं आया हूँ, यहाँ बहुत क्राइम है। नवाब मलिक को लोगों ने धुतकार दिया, भगा दिया वहाँ से। जो लोग खुद नशे का काम करते हो, जो करप्शन में पकड़े गए हो, जिनका धंधा बेईमानी का हो, वो मेरे पर क्या इल्जाम लगाते हैं। जनता ने सिखा दिया, उनको बता दिया उनकी हालत। देखिए, काम तो मैं पहले से कर रहा हूँ, करता रहूंगा। काम ज्यादा अच्छा करूंगा, जितना कर सकता हूँ काम करूंगा। संदेश गोंडी की जनता को का धन्यवाद, शुक्रिया, जिन्होंने चौथी बार विश्वास किया है। मैं इनके विश्वास को कभी तोड़ने नहीं दूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बीजेपी गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है, जिससे विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। विपक्षी गुट से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने नतीजों पर सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने नतीजों में गड़बड़ी की आशंका जताई। उन्होंने कहा है कि ये महाराष्ट्र की जनता का मन नहीं हो सकता है, हम महाराष्ट्र के लोगों को जानते हैं। संजय राउत ने कहा है कि ये जनता का फैसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिंदे के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे ने पहले ही ये कह दिया था कि हमारा एक भी प्रत्याशी नहीं हारेगा, और रुझानों में भी ऐसा ही दिख रहा है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती। लेकिन आप कह रहे कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी,
अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सी है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं, आगे की क्या भूमिका रहेगी? पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी क्लीन स्वीप की तैयारी में यहां कुल 6 सीटों पर उपचुनाव कराए गए, जिनमें 4 सीटें टीएमसी जीत चुकी। बाकी की 2 सीटों पर ममता की पार्टी बढ़त बनाए हुए है। सिताई विधानसभा सीट पर संगीता रॉय, मदिरहाट सीट पर जयप्रकाश टोपे ने विजय पताका फहरा दी है। वहीं 24 परगना क्षेत्र के नौहाटी विधानसभा सीट पर सन्नडे ने अपने प्रतिद्वंदी रूपक मिश्रा को हरा दिया है। पंकुरा की तड़गड़ला विधानसभा सीट पर टीएमसी शुरू से बढ़त बनाए हुए, जबकि हरवा सीट पर टीएमसी प्रत्याशी रबीउल इस्लाम ने प्रतिद्वंदी प्याउल इस्लाम को 1,31,388 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया है। पश्चिम बंगाल में 2 रिजर्व सीटों के साथ साथ अन्य 4 सीटों पर उपचुनाव कराए गए। इसमें सिताई सीट अनुसूचित जाति के लिए, मदारीहाट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इसके अलावा मोदिनीपुर, नौहाटी, हरवा और तालडांगरा विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव कराए गए थे। मेदिनीपुर, मदारीहाट, सिताई, नौहाटी, हरवा और तालडांगरा विधानसभा सीटें पश्चिम बंगाल के दक्षिण क्षेत्र में पड़ती है और इसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है, जबकि मदारीहाट सीट राज्य के उत्तरी हिस्से में पड़ती है और इसे भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी भाजपा के गढ़ में सेंधमारी करने में सफल रही हैं। उपचुनाव में टीएमसी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सीपीएम की अगुवाई वाले वाम मोर्चा और कांग्रेस भी अलग अलग मैदान में उतरे। ये दोनों साल 2021 के बाद पहली बार अलग अलग मैदान में उतरे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार चंपई सोरेन सरायकेला से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन झारखंड के दंगल में जनता ने हेमंत सोरेन को राहत दी है। हेमंत गठबंधन को झारखंड की 81 में से 50 सीटों पर बढ़त हासिल है। इनमें से 10 सीटों पर तो बढ़त का मार्जिन 10,000 से भी ज़्यादा है। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे यही कहना चाहूँगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतज़ार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतज़ार हो जाए। और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतज़ार और करिए। लगभग के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 देखिए, मैं 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में महायुति बंपर जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है, जिससे महाविकास अघाड़ी खेमे में खलबली बढ़ गई है। बीजेपी नेता जोश से लबरेज हैं। इसी बीच बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने सीएम पद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सीएम बीजेपी का होगा और देवेंद्र फडणवीस चेहरा होंगे। दरेकर ने संजय राउत को लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजय राउत को पागलखाने भेजा जाना चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। जनता ने आज बता दिया है, असली नकली में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, शिवसेना भाजपा की गठबंधन वाली जो शिवसेना है, एक विचारधारा वाली शिवसेना आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है? मैंडेट दिया है लोगों ने। आज अभी तो मुझे लगता है वो तो अभी उनको तो हम कैसे रोकेंगे, वो तो और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जाने के बाद उनको भी दिखाया है और हमें भी दिखाया है। ईवीएम का देखो, अभी झारखंड में ईवीएम अच्छा है क्या? झारखंड में, कर्नाटक में ईवीएम अच्छा था। जब भी अभी वो लोग पहले जब जीतने के बाद बोलते ईवीएम अच्छा है, इलेक्शन कमिश्नर अच्छा है,
वो लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक तो उनको सलाह मशवरा देते हैं उनको। वो जो यंत्रणा उनके बाजू से मतलब उनके फेवर में रिजल्ट आते अच्छी है। अभी तो वोटर लिस्ट पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था। तो जब हार जाते हैं तो बोलते ये यंत्रणा खराब है, जीतते तो बोलते अच्छा है। ऐसा कैसा है? झारखंड चुनाव की मतगणना पर राज्य के कांग्रेस पर्यवेक्षक और तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि नतीजे अच्छे हैं। लोगों ने हमें वोट दिया है क्योंकि राज्य में प्रशासन बहुत अच्छा है। हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी यहां आए और बात की। राज्य की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। बहुत अच्छा है। यहाँ का गठबंधन का एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बहुत अच्छा है बोल के यहाँ का लोग ये रिजल्ट दिया। और हमारा लीडर्स श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी यहाँ आके इतना बताया था। राहुल जी ने संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए एक मीटिंग लगा के पूरा झारखंड वालों को एक मैसेज भी दिया था। और जिसका जितनी हिस्सेदारी उसका उतनी भागीदारी बोल के, तो जो राहुल गांधी जी ने एक स्लोगन लेके कास्ट सेंसस के बारे में इधर देश में जो कर रहा, ये झारखंड वालों में को भी एक मैसेज दिया। झारखंड का रिसोर्सेज, झारखंड का वेल्थ जो भी है, झारखंड स्टेट के लिए फायदा होना। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बेहतर हैं। आप देखिए कि अभिषेक बनर्जी का भाषण बहुत ही समझदारी भरा होता है। दिलीप घोष ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ा और भारी संख्या में उन्हें वोट मिले। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी अब विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अभिषेक काम कर रहे हैं, जनता उनसे प्यार करती है। दिलीप घोष के इस बयान के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। दिलीप घोष के बयान पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिलीप घोष के खिलाफ पार्टी में साजिश हुई है। यही वजह है कि वो निराश है। मैं आपसे विनती करता हूं कि एक और पार्टी बना लीजिए, लेकिन हार मत मानना मेरे दोस्त, बल्कि जोर से बोलो। राज्य में अटकलें हैं कि भाजपा नेता दिलीप घोष अपनी ही पार्टी से काफ़ी समय से नाराज चल रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जब भाजपा को मनमाफिक नतीजे नहीं मिले थे, तब भी उनकी नाराजगी दिखी थी। बंगाल में 35 सीटें जीतने के लक्ष्य रखने वाली भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 के नतीजे भी नहीं दोहरा पाई। पार्टी को सिर्फ 12 सीटों पर ही जीत मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। 288 सीटों वाले इस राज्य में महायुति 220 सीटों पर लीड कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। एमवीए 55 सीटों से भी नीचे सिमटती नजर आ रही है। इस चौंकाने वाले नतीजे के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती रुझान के वक्त शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने गड़बड़ी की बात कही थी। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर संदेह जताया है। चुनाव में अपने पति की हार के बाद स्वरा भास्कर ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और बीजेपी मिले हुए और गुंडागर्दी चल रही है। सपा सांसद ने कहा है कि ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं।
ये लोग जिस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, ये लोग हार रहे हैं। पूरा शासन प्रशासन बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। डिम्पल यादव ने कहा है कि बीजेपी गुंडागर्दी चल रही है। यहाँ जहाँ भी मतगणना हो रही है, सरकार और प्रशासन बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ जो कठिन परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हुए थे, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के मैं कार्यकर्ताओं को और सभी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र के रिजल्ट जो हम लोग सोच रहे थे, उसके एकदम विपरीत आए हैं और कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ही गहरा विचार करने की जरूरत है कि इस तरह के रिजल्ट्स अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। और मैं समझती हूँ कि महाराष्ट्र में जो पार्टियां हैं गठबंधन की, वो इस बात पे सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर कोई रिजल्ट या किसी बात पे बात करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा जानती नहीं महाराष्ट्र के बारे में, तो मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में 7 सीटों पर आगे है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी सेंध लगा दी है। अब इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया आई है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने पीएम मोदी को टैग कर अपना बयान दोहराया है। सीएम ने एक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार एवं सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जिन्होंने शांति सुरक्षा के लिए वोट दिया, डेवलपमेंट के लिए वोट दिया, उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए वोट दिया है, और विपक्ष का जो एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी जिसे पीडीए की बात करती है, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास का जो एजेंडा है, समाजवादी पार्टी जब जीतेगी तो कुछ नहीं कहेगी, और जब हारेंगे तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करेंगे, पुलिस प्रशासन को दोष देंगे, अधिकारियों को लांछित करेंगे। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी अधिकारियों को धमका रहे थे, उन्हें पेड़ों में जान होती है, पेड़ काटना अपराध है, पाप है। विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं। अमेजन के जंगलों से लेकर मुंबई के आरे कॉलोनी और दिल्ली के अरावली तक वन भूमि को छलनी किया गया है। भारत में पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन हो चुका है। इस बीच अब कांवड़ यात्रा का रास्ता सुगम बनाने के लिए पेड़ कटने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को बताया है कि आगामी कांवड़ यात्रा का मार्ग बनाने के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र में 1.12 लाख पेड़ काटे जाएंगे। एनजीटी ने संरक्षित वन क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पेड़ और झाड़ियां काटने से जुड़े केस में राज्य के टूरिज्म डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से जवाब मांगा था। गाजियाबाद के मुरादनगर और मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के बीच प्रस्तावित रास्ते का पूरा एरिया गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के 3 वन प्रभागों में फैला हुआ है। यूपी के पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव ने 19 नवंबर को दाखिल जवाब में कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 फरवरी 2023 को लोक निर्माण विभाग को कांवड़ मार्ग परियोजना के लिए 1,12,722 पेड़ पौधे काटने की अनुमति दी थी। जवाब में कहा गया है कि फिलहाल 25,410 पेड़ों को काटने के लिए ही चिन्हित किया गया है, जिसमें से 17,607 पेड़ों को यूपी वन निगम की देखरेख में लोक निर्माण विभाग काटेगा। यूपी के मुरादाबाद की कुंदरगी सीट पर बीजेपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली, जिसके बाद इस सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही, लेकिन बीजेपी की बढ़त समाजवादी पार्टी को खल रही है, जिसके बाद अब सपा ने इस सीट को लेकर कानूनी राय लेने का मन बनाया है। माना जा रहा है कि सपा वोटिंग के दिन के तमाम साक्ष्यों और वीडियो को आधार बनाकर कोर्ट में इसे चुनौती दे सकती है और इस सीट पर दोबारा चुनाव कराने की अपील कर सकती है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ये चुनाव पुलिस ने लड़ा है, सत्ता ने लड़ा है। अगर यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से वोटिंग कराई गई होती तो हम चुनाव बढ़िया तरीके से जीते। सपा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के नारे को भाजपा के लोग बदलना चाहते हैं। कुंदरकी में हमारे लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। वोटिंग के दौरान भी इस सीट पर हंगामा होने की खबरें सामने आई थी। सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान खुद पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने पहुंचे थे। सपा ने आरोप लगाया कि सीसामऊ में भी शासन ने हमारे मतदाताओं को परेशान किया और उन्हें वोट देने नहीं दिया गया, फिर भी जनता के आशीर्वाद से हम जीते हैं। जिसके बाद अब सपा ने कुंदरकी उपचुनाव के नतीजों को कोर्ट में चुनौती देने का मन बना लिया है। पार्टी का कहना है कि वो अब इस संबंध में कानूनी राय ले रही है, जिसके बाद ही वो आगे फैसला लेगी। सपा ने कहा कि महाराष्ट्र में
हम 22 से 25 सीट लड़ना चाहते थे, पर इंडिया गठबंधन से हमारा समझौता नहीं हो पाया। हम 7 सीट पर लड़े और 2 सीट जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, पर गठबंधन एक बार फिर सोचेगा इस विषय में कि कहाँ कमियां रह गई हैं और कैसे उसको सुधारना है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर दी है। महागठबंधन को झटका लगाया। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर कहा, जो हमें उम्मीद थी उस हिसाब से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं। इसकी समीक्षा की जाएगी, इसके कारणों का पता लगाया जाएगा कि कहाँ चूक हुई। हालांकि ठीक बगल में यानी झारखंड में तेजस्वी यादव का जादू चला है। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव में जो सरकार होती है उससे लाभ मिलता है। हम इसका बदला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में लेंगे। जो हमें भरोसा था, विश्वास था, उम्मीद थी, उस अनुसार से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए हैं। इसकी समीक्षा की जाएगी, इनके कारणों का पता किया जाएगा कि कहां चूक हुई, कहां गलती हुई, क्यों नहीं हम जीत पाए। लेकिन ठीक बगल में झारखंड में तेजस्वी यादव जी का जादू सर चढ़कर बोला और 6 उम्मीदवार आरजेडी के थे, 5 जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बन रही है। ये उपचुनाव में जो सरकार होती है उसको एडवांटेज मिलता है। अब कौन से कारण रहे कि हम इस उपचुनाव में 4 सीट पर नहीं जीत पाए, इसके कारणों की समीक्षा होगी। लेकिन जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। और हम इसका बदला जब सत्ता का फाइनल 2025 का विधानसभा चुनाव होगा बिहार में, तो लेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे, जिस तरह झारखंड में सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। उन्होंने 7,228 वोटों से वन मंत्री रामनिवास रावत को हराया है। रावत ने ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने रिकाउंटिंग कराने की मांग की। इसके लिए आवेदन भी दे दिया है। विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को मतदान हुआ था। विधानसभा चुनाव में रामनिवास कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उपचुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। हालांकि इस चुनाव में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। रामनिवास रावत की गिनती मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में होती है। वो 6 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस से उनकी नाराजगी सामने आई थी। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट से सत्यपाल सिंह सिरकवार को मिलने की वजह से वो नाराज थे। रामनिवास 8 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने दल बदलने वाले विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं पर स्पीकर की तरफ से समय पर कार्रवाई करने में विफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बनाने की तैयारी की है। केटीआर का बयान उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें कुछ विधायकों से संबंधित अयोग्यता याचिकाओं को संबोधित किया गया था। अपनी टिप्पणी में केटीआर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक प्रचलित तर्क था कि अदालत के पास अध्यक्ष को ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। हालांकि उन्होंने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के इस कथन का उल्लेख किया है कि इन याचिकाओं के संबंध में निर्णय शीघ्र किया जाना चाहिए। केटीआर ने इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया है कि फैसला लेने के लिए क्षेत्रीय अवधि 3 महीने तक सीमित है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।